वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ पर रूरल और अर्बन एरियाज में हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने के मिलते हैं। तो इस वजह से हम बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स देखते हैं अर्बन ग्रोथ में। ये जो टॉपिक है ये अर्बन सोशियोलॉजी के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछी गई है। लगभग हर साल इस टॉपिक से इग्नू में क्वेश्चंस आती है। तो ये जो टॉपिक है इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर कर पाए। अर्बन ग्रोथ इन इंडिया ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा अर्बन एरियाज डेवलप होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा नॉर्मली हम एरियाज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं रूरल एरियाज और दूसरे होते हैं अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज नॉर्मली हम गांव को कहते हैं और जो अर्बन एरियाज है वो हमारे नॉर्मली शहर के एरियाज है। यहाँ पर हम जब अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं हम सभी को लगता है कि जो अर्बन एरियाज है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है यहाँ पर, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को हमारे दिमाग में रखना होगा। इंडिया का जो अर्बन ग्रोथ का पैटर्न है ये बहुत सारे चीज़ों से अफेक्टेड होती है, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। जैसे यहाँ पर हम इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स देखते हैं जिसके द्वारा अर्बन ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड होती है। यहाँ पर अगर हम अर्बनाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में बहुत ही अलग तरीके का है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार है। जैसे हम पॉपुलेशन इंक्रीज देखते हैं अर्बनाइजेशन के वजह से, फिर यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी देखी जाती है। ये सारे जो फैक्टर्स है ये हमारे अर्बनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। अर्बनाइजेशन के वजह से ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं। लेकिन ये जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है ये अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही लो है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हमें बहुत सारे चैलेंजेस और वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके का चैलेंजेस है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के वजह से जो हमारा अर्बनाइजेशन का पेस और पैटर्न है इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अर्बन ग्रोथ इन इंडिया के बहुत सारे हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स है ये दोनों लगभग एक जैसे ही चीज़ें हैं और दोनों एक ही तरीके से दोनों को हमें समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि ट्रेंड्स को सेपरेट पॉइंट्स में आप लोगों को दे दूं और पैटर्न्स जो है उनको सेपरेट पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि एग्जाम में हमें सेपरेट तरीके से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स है ये दोनों मिक्स्ड है, दोनों एक साथ ही हमेशा रहते हैं। यहाँ पर हम इस वजह से जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स है इनमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स भी देखेंगे। इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों जो चीज़ें हैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ये लगभग एक जैसे ही चीज़ें हैं और ये दोनों इंटरमिक्स्ड है। अब जब हम ट्रेंड्स ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर हम नॉर्मली किस तरीके का ट्रेंड देखते हैं, किस तरीके का बदलाव हो रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड्स की बात करें यहाँ पर लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन देखते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज़ में खास करके जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर जिस तरीके का अर्बन ग्रोथ देखी जाती है इंडिया में उससे बहुत कम ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है अगर 1991 की बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में 25.72% लोग रहते थे, जो बढ़कर 2001 में 27.78% हो गया। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1991 से लेकर 2001 तक सिर्फ 2% का इंक्रीज हुआ है। ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है। फिर हम यहाँ पर इंडिया में डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट्स देखते हैं। इंडिया का जो एनुअल अर्बन ग्रोथ रेट है ये भी डिक्लाइन करता है। जो 1981 से 91 तक 3.1% था वो 1991 से लेकर 2001 तक वो सिर्फ 2.7% ही रह गया। तो यहाँ पर हम अर्बन ग्रोथ रेट में भी डिक्लाइन देखते हैं।
अब ये जो चीज़ है, ये हमारे रैपिड अर्बन एक्सपांशन का जो प्रिडिक्शन था, हम जो नॉर्मली सोचते थे, हर कोई ये सोचता था कि अर्बन एरियाज बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि इतना ग्रोथ नहीं हुआ था जिस तरीके से लोगों ने सोचा था। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिक्लाइंड अर्बन ग्रोथ रेट्स भी देखते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन इन लार्ज सिटीज़ की अगर बात करें, जो भी सिटीज़ है, सिटीज़ को हम बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो अलग अलग डिवीजन है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिटीज़ के टाइप्स के क्लासेस में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। यहाँ पर सेंसस के हिसाब से किस तरीके से अलग अलग सिटीज़ को कैटेगोराइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है। तो यहाँ पर सिर्फ हम वो सारे डिटेल चीज़ें नहीं देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर हम लार्ज सिटीज़ की बात करें, अर्बन एरियाज में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सिटीज़ होते हैं, लेकिन जो क्लास 1 सिटीज़ है, जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होता है, वो सारे सिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। लेकिन जो निचले हिस्से की अलग अलग तरीके का क्लास 2, 3, 4 कैटेगरी के जो सिटीज़ है, वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर पॉपुलेशन लार्ज सिटीज़ में जाकर कॉन्सेंट्रेट कर जाती है, यानी कि ज़्यादातर लोग लार्ज सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। इस वजह से लार्ज सिटीज़ में लोग ज़्यादातर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन जो स्मॉल सिटीज़ है, वो वहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। यहाँ पर हम अर्बन माइग्रेशन पैटर्न्स देखते हैं। जो भी रूरल एरियाज में, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं। हम नॉर्मली यही मानते हैं कि रूरल टू अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन है, ये हर बार बढ़ता ही रहता है। लेकिन इंडिया में इस तरीके का ट्रेंड हमें नहीं दिखाई देता है। पहले इनिशियली इस तरीके का ट्रेंड हमें दिखाई देता था। इनिशियली बहुत ज़्यादा लोग गाँव से शहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे फेमाइन्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, पॉलिटिकल इश्यूज, राइट्स, ये सारे चीज़ों के वजह से लोग शहर में जाना पसंद कर रहे थे। लेकिन ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है। 1971 से लेकर 81 तक जहां पर हम माइग्रेशन 18.5% देखते हैं, वो घटकर 1981 से 91 तक 16.9% रह गया। धीरे धीरे ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है, ये भी धीरे धीरे घटता ही गया है। यहाँ पर नॉर्मली जो नेचुरल डिजास्टर या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये सारे चीज़ों के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, गांव से शहर की तरफ जाते थे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई और लोग अपने जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर ही रहना पसंद कर रहे थे। अब देखते हैं पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया। अब पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ में भी हम जो ट्रेंड्स है, वहां से 1-2 पॉइंट देखने वाले हैं। ये जो पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया है, ये क्वेश्चन इग्नो में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है इग्नो के एग्जाम में। तो यहाँ पर जब हम पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाउन्स। हमारे सेंसस के डाटा के हिसाब से जो अर्बन सेंटर है, वहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा अर्बन ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो बड़े बड़े सिटीज़ है, खास करके जो क्लास 1 सिटीज़ या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर ही लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल टाउन्स है या फिर बाकी की सिटीज़ है, क्लास 4 से लेकर 6 तक की जो सिटीज़ है, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, उल्टा धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर हम साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाउन्स में भी हम अलग तरीके का पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर बड़े शहरों में ही लोग ज़्यादा रहना पसंद कर रहे थे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या फिर क्लास 1 सिटीज़ हो, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं। इस वजह से जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है और शहर में जाकर रहना पसंद करता है। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन भी इवनली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अलग अलग सिटीज़ में हमें डिफरेंट तरीके का ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। जो क्लास 1 सिटीज़ है, वहाँ पर हमें थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिलता है, और लेकिन जो स्मॉलर टाउन्स है, वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखी नहीं जाती है। और उल्टा बहुत सारे ऐसे स्मॉल टाउन्स है जहां पर जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन धीरे धीरे कम होती जा रही है, और स्मॉल टाउन से लोग ज्यादातर शहर की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एंड कैपिटल सिटीज। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ रहा है। और कैपिटल सिटीज़ का भी लगभग एक ही जैसा हाल है। जो भी कैपिटल सिटीज़ है, हर स्टेट का कैपिटल है, वहाँ पर डिफरेंट रीजन के वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर हम कैपिटल सिटीज़ में रैपिड ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये सारे चीज़ों के वजह से यहाँ पर हम पॉपुलेशन का ग्रोथ देखते हैं। अब इंडिया में हम इंटर स्टेट वेरिएशंस भी देखते हैं। इंडिया में हम सभी जानते हैं बहुत सारे स्टेट्स है, जो हर स्टेट एक स्टेट दूसरे स्टेट के सिमिलरिटीज़ नहीं रखता है। यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का कल्चर है या फिर लोगों का रहन सहन है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इस वजह से हमें इंडिया में इंटर स्टेट वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है हर स्टेट में सेम नहीं होता है। यहाँ पर जो इकोनॉमिकली एडवांस्ड स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे जगहों पर हायर अर्बनाइजेशन का लेवल हम देखते हैं। यानी कि अर्बनाइजेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और जो लोग हैं ज़्यादातर ये सारे स्टेट्स में जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो लोअर लेस डेवलप्ड स्टेट्स है जैसे बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनमें लोग ज़्यादा जाकर बसना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन ग्रोथ देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सारे स्टेट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो हिस्टोरिकली जो अलग रहते हैं। यानी कि हिस्टोरिकली ये सारे जो स्टेट्स है ये ग्रो नहीं करते हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी स्टेट्स देखते हैं वो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज होते हैं और जो गैंगेटिक प्लेन के आसपास जो स्टेट्स है वहाँ पर भी इतना ज़्यादा ग्रोथ हम नहीं देखते हैं। तो इसके वजह से वो सारे जो जगह है वहाँ पर भी हम ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से वो सारे एरियाज़ भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहाँ पर खास करके जो रूरल पुश फैक्टर है, यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर हमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसके वजह से वो सारे जगहों के लोग अब अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से धीरे धीरे वो सारे एरियाज भी आजकल ग्रो कर रही है। यहां पर हम देखते हैं चेंजिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट मार्केट। ये जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हमारा अर्बन ग्रोथ का। यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोग वहाँ पर ही जाकर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि कोई गरीबी में नहीं रहना चाहता है। तो इस वजह से जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ पर लोग जाकर बसते हैं। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है अर्बन एरियाज़ में ये भी दिन ब दिन शिफ्ट हो रही है। पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास लोग जाकर बसना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो 1990s में इंडिया ने एलपीजी का रिफॉर्म अपनाया है, यानी कि जो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पॉलिसी को अपनाया है, इसके वजह से जो मार्केट है मार्केट में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। पहले जो सारे चीज़ें जो इकोनॉमी है इंडिया का इंडस्ट्री के आसपास घूमती थी, अब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रही है। यहाँ पर जैसे कॉरपोरेट और हाईटेक इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी डिफरेंट है। पहले जहाँ पर मैनुअल लेबरर्स का, यानी कि जो भी लेबरर थे, वेज लेबरर्स थे, उनका ज़्यादा डिमांड था। लेकिन ये सारे हाईटेक कंपनीज के वजह से आजकल हमारा जो डिमांड है वो स्किल्ड वर्कर के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि अब वो जो लोइंग पेड लेबरर्स है उनका डिमांड कम होके अब हायर पेइंग जॉब्स में लोगों का डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आजकल खुल गई है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, चीज़ों के वजह से हम डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर है या फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनके डेवलपमेंट के वजह से जो भी छोटी छोटी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है वो दिन ब दिन नष्ट होती जा रही है। वो सारे इंडस्ट्रीज आजकल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं अब अर्बन एरियाज़ में लेबरर्स के फॉर्म में काम कर रहे थे और इस वजह से जो जॉब क्रिएशन है वो हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में देखते हैं। लेकिन जो अनस्किल्ड रूरल माइग्रेंट्स है उनका जो जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ था वो पहले के ज़माने में ज़्यादा था, लेकिन आज के वक्त पर ये जो जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ है ये दिन ब दिन थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो लोगों का कॉन्सेंट्रेशन है ऐसे ही बढ़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी
भी है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर कोई इंसान गांव से शहर में आएगा तो उसके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसमें हमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। हाईटेक कंपनीज में लोगों की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहां पर अब स्किल्ड लेबरर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम आज का जो ट्रेंड है या फिर पैटर्न की बात करें तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रूरल अनस्किल्ड माइग्रेंट्स है उनके लिए इतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहा है, लेकिन जो भी स्किल्ड लेबरर्स है या फिर स्किल्ड वर्कर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें शहरों में देखने को मिलता है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की चेंज के वजह से ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन पैटर्न है इसमें भी हम बदलाव देखते हैं। आजकल ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही शहर में जाकर बसना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर काम करना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी की बात करते हैं। ये जो पैटर्न है, अभी तक हमने जो भी पैटर्न को समझा है इससे थोड़ा हटकर वेस्ट बंगाल मॉडल है। यानी कि वेस्ट बंगाल में जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है या फिर जो अर्बन ग्रोथ का प्रोसेस है ये बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा अलग है। तो इस वजह से इसको हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना भी होगा। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ये वेस्ट बंगाल एक अलग तरीके का सिनेरियो इंडिया में क्रिएट करता है। यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन देखते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर स्टेट्स में जो मेन सिटीज़ है वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर ही सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी। लेकिन वेस्ट बंगाल एक डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन का अप्रोच लेता है, जहाँ पर मेन सिटीज़ के साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो भी एरियाज़ है वो भी ग्रो कर रही थी। जो भी स्मॉल टाउन्स है वहाँ पर भी हमें अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 1971 से लेकर 1991 के बीच में जो क्लास 1 सिटीज़ है, यहाँ पर क्लास 1 सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है वेस्ट बंगाल में। ये जो रीज़न है, इसका जो रीज़न है ये बहुत सारी चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे हम वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स देखते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पर पंचायत का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखा गया था। तो ये सारे जो पॉलिसीज़ लाई गई थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर जो भी पंचायत की डेवलपमेंट कराई गई थी, ये सारे चीज़ों के वजह से जो हमारे स्मॉल टाउन्स है या फिर रूरल एरियाज़ है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी। तो लैंड रिफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट में। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है और जो शहर है वहाँ पर, स्टेट्स है वहाँ पर, हम देखते हैं कि सिर्फ जो ज़्यादा पैसा है वो पैसा लगाया जाता है सिर्फ शहरों में। लेकिन वेस्ट बंगाल के केस में थोड़ा डिफरेंट था। वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा था वो बिग सिटीज़ के साथ साथ स्मॉलर टाउन्स को भी एक साथ लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो फोकस था मेनली स्मॉलर टाउन्स के ऊपर था। इसके वजह से यहाँ पर हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन का प्रोसेस देखी जाती है, जहाँ पर स्मॉलर टाउन्स भी ग्रो करते हैं, स्मॉलर टाउन्स में भी लोग आकर धीरे धीरे बसने लगते हैं। यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर हमें नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि जो भी अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉलर टाउन्स है, स्मॉलर टाउन्स के डेवलपमेंट के वजह से जो लोग हैं अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं, तो एक सिंगल एरिया में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो इस वजह से बाकी सारे स्टेट्स के मुकाबले वेस्ट बंगाल थोड़ा अलग है। वेस्ट बंगाल का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है या फिर जो भी डिसेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है ये बाकी सारे स्टेट से इसको अलग बनाता है, और इसको हमें एग्जाम में भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का केस स्टडी है स्टेट्स के ऊपर। अब यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है, ये सारी चीज़ों की, ये सारे घटनाओं के वजह से जो भी चेंजेस लाई गई थी उसके वजह से जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो वेस्ट बंगाल में हमें रिलेटिवली लो देखी जाती है। यानी कि ज़्यादातर अब वेस्ट बंगाल में लोग गांव से शहर की तरफ इतना ज़्यादा नहीं भागते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमें एक बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है, और इसके वजह से जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनका जो क्वालिटी है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी दिन ब दिन इम्प्रूव होती
जा रही है। तो वेस्ट बंगाल हमें एक अलग व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है अर्बनाइजेशन के हिसाब से या फिर अर्बन ग्रोथ के पैटर्न के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सारे ट्रेंड्स और पैटर्न को समझने की कोशिश की है। अब हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इंडिया का जो अर्बनाइजेशन का जर्नी है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें भी जिम्मेदार है, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत मैटर कर रही है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट वेरिएशंस के वजह से जो पॉलिसीज़ है, जिस तरीके का पॉलिसीज़ एक स्टेट अपनाएगी उसके हिसाब से ही वहाँ का ग्रोथ होगा, ये हमने समझा है। अभी हमने जो वेस्ट बंगाल का केस पढ़ा है वो इसी का एक नतीजा है कि कोई भी स्टेट किस तरीके का पॉलिसीज़ लाती है, वहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाती है, इसके हिसाब से ही ग्रोथ का पैटर्न डिसाइड होता है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया में जो अर्बन ग्रोथ है, यहाँ पर हमें बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और सोसाइटल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस देखने को मिलती है। लेकिन ये सारे चेंजेस के वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलता है, खास करके जो अलग अलग रीजनल वेरिएशंस है, इसके वजह से हमें अनइवन रीजनल डेवलपमेंट देखी जाती है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग स्टेट्स में अलग तरीके से इनएडिक्वेट तरीके से डेवलपमेंट होती है और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हमें डिफरेंट जगहों पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इतने सारे वेरिएशंस होने के वजह से, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के वजह से इसको सॉल्व करने के लिए भी यूनिक तरीका अपनाना की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लार्ज सिटीज़ है, लार्ज सिटीज़ में हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग बसते हैं, लेकिन स्मॉलर टाउन्स को भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रेटजी अगर होगा तभी हमारा अर्बन एरियाज का जो लोड है वो कम होगा और उसके आसपास के जो स्मॉल टाउन्स है वो भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। तो एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ ये सारे जो डेवलपमेंट होगा वो सोशली भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो अर्बन एरियाज में जो ग्रोथ हो रही है इंडिया में, ये यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक विजन की ज़रूरत है। फ्यूचर में किस तरीके का ग्रोथ होगा, यहाँ पर अलग अलग पॉलिसीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आज समझी है। आशा करता हूँ ये जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इग्नो MSOE 004 यानी कि अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। इसी टॉपिक से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अर्बन ग्रोथ इन इंडिया एंड इंडिकेट इट्स ट्रेंड। तो यहाँ पर ट्रेंड एंड पैटर्न के बारे में पूछा गया है। अगर आपको ट्रेंड एंड पैटर्न के बारे में पूछा गया तो आपको यहाँ पर मैंने जो भी आंसर दी है आप एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ पैटर्न के बारे में पूछा गया तो भी आप लोग ये जो ट्रेंड्स और पैटर्न है ये दोनों को मिक्स कर कर ही आंसर लिखना होगा, क्योंकि ट्रेंड्स एंड पैटर्न कोई अलग चीज नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इस वजह से आप लोग यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स देखोगे जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी जो मैंने क्लासेस कराई है इनका अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इग्नो MS सोशियोलॉजी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मैं जो लिंक है, जो पेड पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। इसके अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पेमेंट के बाद कोई दिक्कत होती है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्लासेस की ज़रूरत है तो आप मुझको वहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों की जो भी क्वारीज है या फिर जो भी क्लासेस की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना मैंडेटरी है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में मदद करेंगे। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।